है। और ये सहकार के साथ ही तो हम और आप लोग एक दूसरे को सहकार करते हुए भी एक दूसरे को सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा करते आ रहे हैं और चर्चा करते-करते सहकार क्या है, ये समझ भी रहे हैं। सहकारियों, प्रथमतः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में जो हमारे अपने सभी सहकारी पूरे देश भर से अपना वक़्त निकाल कर, कीमती वक़्त निकाल कर जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में जुड़े हैं और देश भर में फैलाने के लिए एक अपने आप में प्रतिबद्ध है, ऐसे सभी मेरे सहकारियों को प्रथमतः क्रांतिकारी जय भीम। सहकारियों, कल ही हमने 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस के बाद जो कुछ हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। और आज हम जिस सहकार की बात कर रहे हैं, क्या इस देश के जो सरकारें हैं, जो सत्ताधारी हैं और देश का नागरिक है, इसमें कोई सहकार आपको हमें दिखाई दे रहा है? इस पर भी आपको और हमें गंभीर चिंतन करना है। क्योंकि सहकार तो वो था, सहकार तो तब था, जब उस सहकार की वजह से हम आपस में कितना भाईचारा बढ़ाए हुए थे, कितना प्यार बढ़ाए हुए थे कि यह भारत देश, आज का भारत देश, एक अखंड भारत देश लगभग पूरे एशिया में फैला हुआ था। कहाँ गया वो मेरा भारत देश? कल सब जगह गाने तो बजाए होंगे, बड़े-बड़े गाने बजाए बजाए गए होंगे राष्ट्रभक्ति के, लेकिन उन गानों में कहाँ वो दिखाई दिया हमारा सहकार? यानी गाने हमने बजाए लेकिन धरातल पर, वास्तविक स्थिति पर वो कॉपरेशन क्या सचमुच आपको हमें दिखाई दिया? इस पर बड़ा गंभीर चिंतन बना। सहकार तब था जब ये देश विश्व गुरु बन गया था। सहकार तब था तब ये देश सोने की चिड़िया बना। सहकार तब था जब भारत देश एक समृद्ध, विकसनशील, हर क्षेत्र में खुशहाली लहराने वाला, एक गौरव प्राप्त करने वाला, आपस में भाईचारा प्राप्त करने वाला। बाबा साहब ने इसीलिए तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा वो आपने कही तो कि थी। वही एक अकेला काल है ये मौर्य आपने कही साम्राज्य का, थी। एक गौरवान्वित, एक स्वाभिमान का काल, कि जिस काल में इस देश ने सहकार के माध्यम से, भाईचारे के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सोच विचार करने वाली शिक्षा के माध्यम से सब कुछ हासिल किया। लेकिन मौर्य शासन काल के हनन के बाद एक फोर्स इग्नोरेंस आपके हमारे ऊपर लाद दिया गया। वो इग्नोरेंस आप हम सभी ने कई बार सुना है, कई बार आपने समझा है। ड्यू टू दैट फोर्स इग्नोरेंस हमने क्या-क्या खोया? बहुत सारी बातें आप सभी वरिष्ठ सहकारी आपको पता है। लेकिन वो जो सहकार था कि जिस सहकार को, जिस विश्वास को, जिस प्यार को, जिस मोहब्बत को हमने खोया, वो किसकी वजह से खोया? somebody has फोर्सफुली हमें इग्नोरेंस में डाल दिया। हमारा सोच विचार करने की शिक्षा हमसे छीन ली, हमसे स्वयं रक्षण छीन लिया, हमसे सत्ता छीन ली और कई हजारों साल हम फोर्स इग्नोरेंस, केवल फोर्स इग्नोरेंस में नहीं रहे। आज का विषय मेरा शुरू करने से पहले मुझे बैक हिस्ट्री आपको कहना साथियों वो जरूरी है, क्योंकि वो इतना बड़ा सहकार मौर्य शासन काल के हनन के बाद हमसे छीन लिया गया। हमारे बीच दीवारें खड़ी कर दी गई। कौन सी दीवारें थी वो? अनथिंकिंगनेस की दीवारें थी, जो दिखती तो कोई नहीं थी, लेकिन
हम एक दूसरे के पास भी जाने से डरते थे, क्योंकि एक दूसरे से पास अगर हम चले गए तो वो शायद हम अपवित्र हो जाते थे। ये कौन सी विचारधारा थी? और वो उस विचारधारा का नाम था मनुस्मृति। दैट मनुस्मृति was killed the spirit of cooperation among the Indians. Not only Bahujans I am saying here, among the Indians I am saying. क्योंकि वो सभी भारतीयों का शासन प्रशासन काल था महान अशोका का। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए इस देश के अंदर जो स्पिरिट किल किया गया, भाईचारे का, बंधुता का, एकता का, अखंडता का, हर तरह से छिन्न विछिन्न कर दिया गया। आपस में विषमता और वैमनस्यता बढ़ा दी गई और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई कि कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाने को तैयार नहीं। इसीलिए तो पारतंत्र में आप देखेंगे कि यह देश पारतंत्र में क्यों गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्योंकि हमारे इतने गट, इतने टुकड़े कर दिए गए, हमारे अंदर इतनी दीवारें खड़ी कर दी गई कि एक अगर उसमें किसी परेशानी में है तो दूसरा कोई उसे मदद करने को तैयार नहीं था। इसी वजह से यह देश पूरा का पूरा पारतंत्र में चला गया। और ये जब हुआ, जब इस देश में चातुर्वर्णीय तेजी से फला फूला, तभी यह देश पारतंत्र में गया। साथियों, ये जो मनुस्मृति ने भाई फोर्सफुली हमारे अपने लोगों के ऊपर जो इग्नोरेंस लादा और उसकी वजह से देश पूरा का पूरा हर क्षेत्र में पिछड़ गया। केवल देश ही नहीं पिछड़ा, इस देश का हर व्यक्ति पिछड़ गया। वो सोचने से पिछड़ गया, वो शिक्षा से पिछड़ गया, संपत्ति से पिछड़ गया, एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने से पिछड़ गया। जबकि सहकार ऐसी चीज है, इट्स अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। ये एक निसर्ग की मूलतः देन है साथियों, यह एक निसर्ग का मूल स्वभाव है साथियों। इसीलिए कई गीतकारों ने, संगीतकारों ने भी इसे कहा है, कई कहावतें भी इसके बारे में हुई है। वो ऐसे ही नहीं हुई है, क्योंकि यह जो कोऑपरेशन है, को एग्जिस्टेंस है, सहयोग है, सहयोगी जीवन है, यह इस सहकार की वजह से जो नैसर्गिक मूलतः जीवन का गुण है, उसी गुण को मनुस्मृति के द्वारा हमारे अंदर मार दिया गया और हमें ये अंदर जो दीवारें खड़ी गई, उस दीवारों ने हमारे अपने देश का बहुत सारा नुकसान। वह दीवारें आज तक चली आ रही है, वह दीवारें आज तक चली आ रही है, क्योंकि वो जो समवाय था, वो समवाय ही छीन लिया गया हमसे। जो सोचने की, समझने की हमारी शक्ति थी, विचार कौशल था, वही छीन लिया गया। वही भावसुद्धि हमसे छीन ली गई, वही इमोशनल इंटेलिजेंस हमसे छीन लिया गया। नतीजा आज हम देखते, कई बार ऐसा सुनाई देता है, कहीं और कहीं कुछ घटना घट जाती है, लोग अपने कैमरे में उस घटना को फोटो खींचना चाहते, लेकिन मदद के लिए नहीं हाथ बढ़ाते। लेकिन जो लोग सर्जनशील होते हैं, जो लोग इमोशनली संवेदनशील होते हैं, वो लोग आगे आकर सहकार करते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकारें ऐसा ना करती, हम पर ये इग्नोरेंस ना लाती। सहकारियों, यह जो कोऑपरेशन है, ये इतना बड़ा, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। देखिए, ये जो सहकार है, आज भले ही हम मॉडर्न युग में देश विदेश के कई बुद्धिजीवियों का विचार सुन रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया इसकी बातें कर रहे हैं,
लेकिन यह जो सहकार है, यह हमारी मिट्टी का मध्यम मार्ग है। इस मध्यम मार्ग ने ही तो हमें जीने की राह बताई है। इस जीने की राह पर जो चलता है, उसके अंदर के दुख का वो निवारण करने वाला मध्यम मार्ग है। वही मध्यम मार्ग का दूसरा नाम है सहकार, जिसे ही हम आज के इसमें कहते हैं कोऑपरेशन इज द अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। कोऑपरेशन इज द अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। और जिन्होंने हमारे अंदर जो दीवारें खड़ी थी, उन दीवारों को नहस तहस करने वाला यह कोऑपरेशन, यह भाईचारा आपको हमें अपने अंदर बढ़ाना है, पनपाना है। सहकारियों, इसकी जो हिस्ट्री है, यह समझना भी बहुत सारी जरूरी है, क्योंकि आज का मुख्य विषय ही है अपना है। जिस मनुस्मृति की वजह से हमारे अपने अंदर ये जो बिखराव हो गया, यह बिखराव केवल जाति जाति के अंदर नहीं हुआ, परिवारों के अंदर भी हो गया। परिवारों के अंदर भी हो गया। और परिवार भी, जिसे हम परिवार कहते थे, वो परिवार भी आज बिखरने लग गए हैं। यह केवल इसलिए हुआ कि आज की हमारे शिक्षा पद्धति में भी जो सोच विचार करने वाली थिंकिंग स्किल, वो इंटेलिजेंस, वो भाव शुद्धि गायब कर दी गई। और उसका नतीजा आप सभी के सामने है। लेकिन जिन जिन देशों ने इनको अपनाया है, उन देशों में आज भी खुशहाली है। उन देशों के अंदर खुशहाली है। हम आगे जाकर उसके ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज द स्टेट सोशलिज्म, आगे जाके बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सहकारियों, ये जो मनुस्मृति की वजह से हमारे अपने देश में जो नुकसान हुआ, वो नुकसान आज तक हम भुगत रहे हैं। तो मैं कल के विषय पर बहुत कुछ अधिक गंभीर चिंतन और ज्यादा उसको ना खींचते हुए, क्योंकि उसी सहकार के माध्यम से महान अशोका ने एजुकेशन, थिंकिंग स्किल की साथ देकर, समवाय को जोड़कर इस देश को इतना बड़ा विश्व का में विश्व गुरु बनाया था। ये आज भी संभव है। जरूरी है इस सहकार को अपने अंदर पनपाने की, अपने अंदर इनकल्पित करने की, आचरण में लाने की, जिसका हमारा दूसरा नाम है कोऑपरेशन इज द अनदर नेम। महानायक काशीराम जी ने भी चमचा एज में इसका जिक्र किया है। यानी जिस चमचा से इससे आप और हम सभी लोग परेशान हैं आज के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उस पर भी ये सहकार, जहां इस चमचा एज को मिटाने के लिए ये सहकार बड़ा प्रभावशाली है। सहकारियों, ऐसा यह सहकार हम और आप आगे एक दूसरे के अंदर पन पाएंगे। और आज का जो मुख्य विषय है, हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द मॉडर्न पीरियड, यानी इन द वर्ल्ड, यानी महान अशोका के कार्यकाल के बाद हम इंडियन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में करते हैं। लेकिन जब विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें गंभीर चिंतन करना पड़ता है, पड़ेगा। क्योंकि अम्बेडकरिज्म यह कोई केवल भारत के लिए नहीं, अम्बेडकरिज्म इज द यूनिवर्सल फिलॉसफी। और इस यूनिवर्सल फिलॉसफी पे कोऑपरेशन का बहुत बड़ा महत्व है। सहकारी हो, एक बहुत बड़े, जिसे हम कहेंगे कोऑपरेशन के ऊपर जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, एरिक डेथ उनका नाम है। एरिक डेथ उनका नाम है। वो लिखते हैं, जिस मध्यम मार्ग की मैं बात कर रहा हूं, देखिए सहकारियों, यह मध्यम मार्ग कितना बड़ा विश्व में फैला हुआ विचार भारत ने इस विश्व को दिया है। कितना बड़ा विचार दिया है, इस बारे में वो कहते हैं, if we are to win struggle, if we are to win struggle for existence and avoid precipitous fall, उनके भाषा में कह रहा हूं, बाद में मैं हिंदी अनुवाद करूंगा। प्रेसिपियस फॉल,
there is a no choice but to harness this extraordinary creative force. Extraordinary creative force कहते हैं. And what is that? That is the cooperation. We now have to refine and to extend our ability to cooperate. We must become familiar with science of cooperation. देखिए क्या कहते हैं? We have to refine and to extend our ability to cooperate. We must become familiar with the science of cooperation, and now more than ever the world needs super cooperators. आज ऐसे ही सुपर कोऑपरेटर्स की जरूरत है कि जो इस सहकार के विज्ञान है उसको जाने, पहचाने, समझे और उस सहकार को अपने अंदर बढ़ाने की एबिलिटी पैदा करे. ऐसे सुपर कोऑपरेटर्स की जरूरत. मतलब अगर हमें अपने अस्तित्व का जो संघर्ष है, हमें अस्तित्व के लिए अगर हमारा संघर्ष जीतना है किसी भी परिस्थिति में, यदि हमें अस्तित्व के लिए यह संघर्ष जीतना है और मानवीय जीवन में जो अप्रत्याशित तेज गिरावट होने का जो संभावना है, जो पतन है, उससे अगर हमें बचना है तो इस सहयोग को असाधारण सृजनात्मक बल का दोहन करने के अलावा हमारे अपने पास दूसरा कोई विकल्प नहीं. हमें अपनी क्षमताओं को परिष्कृत करना होगा, बढ़ाना होगा. हमें सहयोग के विज्ञान से परिचित होना चाहिए, क्योंकि अब हमें पहले से कहीं ज्यादा इस दुनिया को ऐसे सुपर कोऑपरेटर्स की जरूरत है जो इस सहयोग के विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझे, जाने, पहचाने और उसे अपने अंदर इनकर्पोरेट करे. ऐसे सुपर कोऑपरेटर्स. इस मॉडर्न युग में इस कोऑपरेशन की शुरुआत सहकारियों में इस मार्टिन ए नोवाक का ये स्टेटमेंट है उससे करने जा रहा हूं. क्योंकि जब विश्व की बात करते हैं तो सहकार की आज का जो सहकार है, जो उसकी शुरुआत इस मॉडर्न एज में कब हुई, इसका हमें पता चलना चाहिए. ऐसे देखा जाएगा तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि यह सहकार एक जीवन का मध्यम मार्ग है, और जिस डेफिनेशन को आपने पढ़ा उस डेफिनेशन को आपको पता लग रहा होगा कि जीवन के अत्यंतिक दुखद समय में भी भयानक जो कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां, जैसे कि वो नेचुरल क्लाइमेटीज हो या बीमारियां हो या कोई नुकसान हो, किसी भी तरह से जो नुकसान हो रहा है क्लाइमेट्स के वजह से, ऐसी सारी आपत्तियों से बाहर निकलने के लिए अगर आपको कोई मदद कर सकता है तो यह सहकार मदद कर सकता. इतनी बड़ी ताकत इस सहकार में. और सहकार ने प्रूव किया है विश्व में जब जब ऐसी समस्याएं आई है, आपदाएं आई है, बड़ी से बड़ी आपदाएं आई है विश्व में, उन सारे वक्त इन सहकार ने ही इंसान को उससे बचाया है, इंसान को उस आपदा से बाहर निकाला है, इंसान को एक जिसे हम कहेंगे एक सुख की जो मलम होता है, जो जिसे हम कहेंगे कि सुख देने वाला, उसके जीवन में बदलाव लाने वाला, उसके दुख दर्द को मिटाने वाला, जीवन को उन्नति ले जा, नई आशा के किरण जगाने वाला, नया प्रकाश देने वाला, नया प्रकाश जीवन में लाने वाला, ऐसा अगर कोई प्रिंसिपल है तो वह कोऑपरेशन. तो ऐसे ही आपने देखा, हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये सबसे पहले अगर ये कहा जाए, जैसे कि हम अगर आज कुछ जो स्टडियां करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, हम अगर इस कोऑपरेशन की बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तो कुछ जानकारियां
हमारे अपने हाथ में लगती है, तो 1769 में यानी 1769 में फेनविक आयरिश फेनविक आयरिश में जो वीवर्स थे, यानी हम जिसे कहते बुनकर थे, वो बहुत बड़े वहां कर जो कुछ बदलाव हुए थे इंडस्ट्रियल्स यानी के कारण, और जो नया साम्राज्यवाद वहां खड़ा हो रहा था, उसके कारण उनके ऊपर जो परिस्थितियां निर्माण हुई थी, जो उनका शोषण वहां के साम्राज्यवाद के कारण उनमें हो रहा था, तब 1769 में 1769 में ये फेनविक आयरिश एक लोकल व्यूअर्स जो है वहां के, उन्होंने ओटमील इन जॉन वॉकर व्हाइट वॉक्स फ्रंट रूम एंड बिगैन सेलिंग द कंटेंट्स एट ए डिस्काउंट, फॉर्मिंग द फेमरिक व्यूअर सोसाइटी, यानी एक सहकार सोसाइटी के माध्यम से अपने जो लोग थे उनके अंदर एक डिस्काउंट के माध्यम से कोऑपरेटिव, यानी जिसे हम कहे थे नो प्रॉफिट नो लॉस के माध्यम से उन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया। और आगे जाकर 1812 में भी एक लिनॉक्स टाउन फ्रेंडली विक्टिलाइजिंग सोसाइटी करके ऐसे ही तैयार हुई। उसी को आगे जाकर 1830 में कई ऐसी सोसाइटियां एक को देखकर, यानी जो कुछ ब्रिटेन में या यूके में का जो मजदूरों पर बहुत बड़ा शोषण हो रहा था मजदूरों का, वहां पर होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो ये जो मजदूर थे उन मजदूरों में ऐसे छोटे छोटे प्रयास वहां शुरू किए गए, और उनमें से मजदूरों का जो अस्तित्व था, जो अधपतन हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, उनके अस्तित्व का संघर्ष वो कर रहे थे, उसमें से बाहर लाने के लिए ऐसे कई, तो 1830 में उसे देखकर कई ऐसी सोसाइटियां बनने लग गई थी, खास करके 19वीं सेंचुरी के अंदर, यानी 19वीं सदी में इन कोऑपरेटिव सेक्टर का एक वहां पनपने लग गई थी। कई सोसाइटी आगे जा रही थी, कहीं फेल हो रही थी, यानी लोगों को कुछ ये नहीं, लेकिन यह जो विचार था सहकार का वहां पर भी लोगों में आने लगा था, क्योंकि शायद इन लोगों ने भी हमारे देश का वो जो विचार था मध्यम मार्ग का, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा। हमारे यहाँ तो वो सब गायब कर दिया लो था, लेकिन इन लोगों ने उस विचार को पढ़ा, और उस विचार के माध्यम से उन्होंने अपने देश में अपने लोगों को उस अधःपतन से बचाने के लिए ये शुरुआत की। इसी तरह से लॉकहर्स्ट लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी 1832 में तैयार की गई, जो आज भी साथियों इंग्लैंड में है, आज भी लॉकहर्स्ट लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी फाउंडेड इन 1832 एंड नाउ हर्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव। देखिए वो सोसाइटी इतनी थी कि आज भी वो हर्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड गैलासिल पे हावी कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे जाके और 1839 में उसके साथ वो मर्ज हो गई। और आपको कहने के लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि यह जो ग्रुप है आज भी तब से लगाकर आज भी कंटिन्यू इन प्रोग्रेस इंग्लैंड में कर रहा है। ये सोसाइटी आज भी इंग्लैंड की हर्टलैंड बनी हुई है, यानी ऐसा यह जो सहकार लोगों में पनपते गया। लेकिन वो अपने आप एक जिसे कहते सक्सेसफुली चलाने के लिए जैसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते, अनुभवों का रिकंस्ट्रक्शन करते, 1844 में भी एक रोचडेल सोसाइटी करके तैयार हुई। कुछ अपने सहकारी एक साथ आए और उन्होंने ये रोचडे पायनियर सोसाइटी एक प्रिंसिपल, उसके लिए कुछ उन्होंने थोड़े से प्रिंसिपल भी अपने अपने अंदर तैयार किए, और एक पहले से जो सोसाइटियां थी उसमें से भी वो उसे में क्या बदलाव करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को एक अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए 1844 में रोचडेल सोसाइटी के नाम से
जो एक अच्छा खासा जिसे हम बदलाव कहेंगे, उसमें लाया गया। और उसके बाद तो कई ऐसी फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट यूनियन भी यूनाइटेड स्टेट में और जर्मनी में बनाई गई, और ये सारी की सारी मिड ऑफ 19th सेंचुरी में बनाई गई। मिड ऑफ 19 यानी ये देखिए, एक छोटे-छोटे स्टोर से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी तक, यानी पहले अपने जरूरतमंद चीजों से शुरुआत हुआ, जो कारवां शुरू हुआ था, वो कारवां फाइनेंशियल मूवमेंट के तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया। और जो जर्मनी में तो एक अच्छी तरह से इसने पनपना शुरू किया था। और ये 19 से जो पहली बार फ्रांज हरमन शुल्ज फ्रांज हरमन शुल्ज, ये जर्मनी के नाम है। और डेलिस्ट इन 1852, और उसके बाद रे फ्रेडरिच वेल्लम फ्रेडरिच वेल्लम रेफसन, ये बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 1864 में इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और आगे जाके कई ऐसे इन लोगों को मतलब उस अपनी जो शोषण था आर्थिक, उस आर्थिक शोषण से बाहर आने के लिए एक जिसे हम कहे थे एक अच्छी मतलब बहुत रैपिडली ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। द नंबर ऑफ बैंक्स ग्रू रैपिडली इन 1859। इतना ही नहीं, ये जो फ्राइडरिच विलियम रेपसन है, इन्होंने तो इतनी सोसाइटियां बनाई कि उन्हीं की एक उन्होंने परिषद तक उस काल में बनाई, जिसे हम कहते हैं द जनरल यूनियन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यानी वो जो कामगार थे, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, उनके जो अलग अलग सोसाइटियां हैं, उनकी एक जनरल यूनियन बनाई। और उस यूनियन की एक परिषद भी उन्होंने उस वक्त में तैयार की। और खास बात यह है, यह आजीवन यानी अपने मृत्यु तक उस सोसाइटी के एक फाउंडर मेंबर, एक डायरेक्टर के रूप में वो रहे। और कुछ लॉ, कुछ नियम भी उन्होंने बनाए। ही रिमेन इज डायरेक्टर टिल डेथ। He also secured the first cooperative law from Prussia in 1867 में उन्होंने एक लॉ बनाया। और उस साथियों, आपको कहने के लिए बड़ा ये होता है, which was made applicable to whole Germany in 1889। और वो जो लॉ उन्होंने बनाया था, फ्राइडरिच विलियम रेपसन और द जनरल यूनियन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने की माध्यम से वो लॉ जर्मनी ने 1889 में पूरे जो अपना सहकार क्षेत्र का जो दायरा बड़ा हुआ था, सोसाइटी थे, वो पूर्वा जर्मनी में लागू कर दिया। इसी तरह एक और बड़ा नाम है रॉबर्ट वोवन। उनका नाम है, ये यूनाइटेड किंगडम के ही है, रॉबर्ट रॉबर्ट वोहन। इन्हें फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है। सी दैट, इन्हें फादर ऑफ कोऑपरेटिव में। ये कौन थे? एक ही इज द बेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। और सोशल रिफॉर्म उनका जो माइंड था, तो सोशल रिफॉर्म का भी देखिए, एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होने के साथ साथ उनका जो माइंड सेट था, तो सोशल रिफॉर्म में था। उन्होंने अपनी जो मतलब कारखाना जहाँ था, इंडस्ट्री था, उस इंडस्ट्री के जो काम करने वाले लोग थे, उनके लिए उन्होंने एक स्टोर खोला फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। और उसको एक सक्सेसफुली द फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन फॉर हिज वर्कर्स एंड प्रमोट एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक सोशलिस्टिक कम्युनिटीज। यानी जिसे हम आज स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसे सोशलिस्टिक कम्युनिटी के तरफ बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया। रॉबर्ट वोवेन, ही इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ ए कोऑपरेटिव मूवमेंट। It was here that the cooperative store was opened after a success. He had the ideas of farming villages of cooperation. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इन मजदूरों के लिए मतलब विलेज यानी जिसे हम गांव बसाने की, गांव निर्माण करने की, कोऑपरेटिव गांव निर्माण करने की भी उन्होंने ये की। और उसके माध्यम से हमारे अपने जो वर्कर्स हैं, जिनकी आय कम है, ऐसे मजदूरों को अपने आप में वो स्वयं उनको अपना अनाज बनाने के लिए, क्लासेस बनाने के लिए
उनके लिए जो सपोर्टिंग उनको चाहिए, यानी एक सेल्फ गवर्निंग। आगे आप जाएंगे कि कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल और वैल्यू ये कैसे होते हैं, लेकिन सेल्फ गवर्निंग जिसे हम आज के तारीख में भी कहते हैं कि वो जो हमारे अपने लोग हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो, इसलिए उन्होंने एक पुरजोर प्रयास किया और एक अच्छा खासा, इसलिए उनको एक फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है। साथियों, इसी तरह ये कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे बढ़ते गया और 19 अगस्त 1895 को 19 अगस्त 1895 को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का निर्माण हुआ, जिसे हम आईसीए कहते हैं, जिसमें आज के तारीख में 100 देश से 10 से भी ज्यादा कंट्रीज देश सहभागी है। और ऐसा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 85 19 1895 में सहकारियों, मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, आज बाहर से आए इसलिए थोड़ा-सा, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें बीच-बीच में। मुझे पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये एक आईसीए का निर्माण 1895 में हुआ, उसके बारे में आगे कहेंगे। लेकिन जब हम यूनिवर्सल विश्व के कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करते हैं, उस वक़्त इसी मॉडर्न पीरियड में हमारे भारत में क्या चल रहा था, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर बाहर, तो हमारे देश में उस वक़्त क्या चल रहा था, ये समझना हमारे अपने लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इंडियन कोऑपरेटिव जो किस तरह से चल रहा था, क्या चल रहा था, इसके लिए हमारे भारत में भी इस मूवमेंट का जिसे हम कहे थे कि प्रचार-प्रसार शुरू हो गया था। और 1904 में हमारे देश में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट था, वो 1904 में पास हो गया। जो वीकर सेक्शन है हमारा, जो शोषित समाज है, यानी जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मज़दूर हैं, उनका साहूकारों के माध्यम से, यानी ज़रूरत पड़ने पर आपदा में आदमी किसी के पास सहकार माँगने जाता है, लेकिन उस वक़्त सहकार नहीं था, तो जो साहूकार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो हमारे अपने लोगों का बहुत शोषण करते थे। तो इस शोषण में को कहीं न कहीं रोकने के लिए हमारे अपने देश के जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने उस वक़्त की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से कुछ गुहार लगाई और फिर ब्रिटिश सरकार ने 1904 में एक कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में एक लॉ पास किया और उस लॉ को आगे और अच्छा तरीके से उसको चलाने के लिए, यानी धीरे-धीरे जो बदलाव कहने चाहिए, 1912 में कुछ बदलाव उसमें आए, जो पहला 1904 में किया, फिर 1912 में एक नया ये किया। और वो इसीलिए किया कि ये जो हमारे किसान हैं, मज़दूर हैं, इस खेत मज़दूर हैं, इनका जो शोषण हो था, वो रोकने के लिए ये सब तैयार किया गया। और उसी में और भी बदलाव लाने के लिए 1914 में 12 के बाद एक मैकग्लान कमेटी का निर्माण किया गया और 1914 उसने रिपोर्ट दी और 1914 के बाद उसमें कई ऐसे बदलाव फिर आए हैं। उसमें उसके कुछ खास रिकमेंडेशन भी उस कमेटी ने जो दिए थे, वो भी हम देखेंगे या करेंगे। इन मिडल देयर शुड बी ये जो कमिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैगलैंड 1914 में, उसके जो रिकमेंडेशन थे, कुछ रिकमेंडेशन इस तरह से थे, देयर शुड बी अ पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ सोसाइटी। यानी सॉरी, ये द रिपोर्ट ऑफ दिस, ये नहीं, ये 54 की बात है, मैं 1944 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारे यहाँ 1919 में भी कोऑपरेशन को जो ये कहा जाता है कि प्रोविनेंस वेर ऑथोराइज्ड टू मेक देयर ओन कोऑपरेटिव लॉज अंडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से कई रिफॉर्म 1919 में भी लाए गए। और उसके बाद एक
1942 में भी एक ब्रिटिश इंडिया इनेक्टेड द मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट टू कवर कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ मेंबरशिप फ्रॉम मोर देन वन प्रोविजंस। तो कुछ जो बदलाव उसमें लाने के लिए उन्होंने जो किए उसको हम देखते हैं। तो 1904 का जो कानून मैं कह रहा हूँ, उसमें जो क्या-क्या उन्होंने बदलाव लाए थे, कौन से फीचर्स उसमें दिए थे, तो उस काल में द रूरल अर्बन द रूरल और अर्बन क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज मेड, यानी रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए वो अलग-अलग तरह की सोसाइटियां बनाई गई थी। वेयर टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेफेंसन मॉडल, जो मैंने आपको जर्मन के रेफिल्सन की बात, उस मॉडल का भी इसमें, यानी उन्होंने जर्मनी के अंदर जो प्रिंसिपल्स या जो कुछ बदलाव किए थे, तत्व दिए थे, कुछ नियम बनाए थे, यानी जो गाइडलाइंस दी थी, उस गाइडलाइंस का भी इसमें अंतर्भाव किया गया। और जो लायबिलिटीज आज अल्टीमेटली लोन्स वेयर किस तरह से दिए जाएंगे इसके बारे में, और जो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोगों को लोन देना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रार वाज सपोज टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द सोसाइटी, इन सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्ट्रार की भी जरूरत होनी चाहिए। इस तरह के रिकमेंडेशन उस 1904 के एक्ट में भी दिए गए थे। लोन कुड बी गिवन टू द मेंबर्स पर्सनल और द रियल सिक्योरिटी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ये मार्जिनाइज करके भी आप उसको दे सकते हैं, पर्सनल लोन भी देना चाहिए। इस तरह के सिग्निफिकेंस उसमें दिए गए थे। और खास बात आपको यहाँ पर और एक बतानी चाहिए, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन हो रही थी उसमें वन मैन वन वोट वाज स्पेसिफाइड इन दैट एक्ट, यानी वन मैन वन वोट का जो प्रावधान आपको इस 1904 वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट का उस वक्त ब्रिटिशों ने किया था, उसमें भी वो सोसाइटी का रन करने के लिए इस वन मैन वन वोट का स्पेसिफिक अमेंडमेंट की सिफारिश इस कमेटी ने की थी। इसी तरह से 1912 से 18 के बीच में कई ऐसे प्रोटेक्शन इसे दिए गए, ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। फिर उसके बाद में 1914 के बाद कुछ बदलाव हुए, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अ, जो उसके बाद में अलग-अलग तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज और रूल्स जो है वो बनाए गए। इस रूल्स को बनाते वक्त ये ध्यान में रखा गया कि ये जो सामान्य इंसान है, इस इंसान को आपदा से बचाने के लिए इस कोऑपरेटिव, लेकिन यह जो प्रिंसिपल थे साथियों, धीरे-धीरे इस देश में बाद में किस तरह से ये किए गए, यह अब अच्छी तरह से जानते हो। यह साधारण लगभग एक मॉडर्न पीरियड का जो यूके और हमारे देश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मूवमेंट में बदलाव हुआ, उसके बारे में ये मैंने आपके सामने। इसी तरह से 1945 में आपको, मैं महाराष्ट्र का होने के नाते आपको ये बात बताना कि 1945 में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल, इन्होंने एक कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री उस वक्त 1945 में निर्माण की थी। मैं उसके आगे नहीं आऊंगा क्योंकि उसके आगे का विषय मेरा नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ जो बाबा साहब ने मतलब आजादी के बाद जिसे हम कहेंगे स्टेट एंड माइनॉरिटीज के माध्यम से एक ड्राफ्ट तत्कालीन सरकार को शेड्यूल कास्ट, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भेजा था। क्योंकि 1942 के बाद जो बदलाव हुए हैं हमारे देश में, वो आपने देखे हैं कि कितनी तेजी से वो बदलाव हुए, किस तरह से वो बदलाव हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि हमारा पूना पैक्ट का क्या हुआ, ये सब ऐसे में बाबा साहब जी को बहुत बड़ा ये था कि देश तो आजाद हो जाएगा लेकिन हमारे अपने लोगों का संरक्षण कैसे होगा? क्योंकि बाबा साहब का जब हम वो स्पीच सुनते हैं 26/11/1949 का,
तो उसमें जो इनइक्वालिटी की बात बाबा साहब ने कही है थी, वो बाबा साहब के नजर के सामने थी। इसलिए बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटीज का जो ड्राफ्ट उसे कहा जाता है, वो आज भी हमारे संविधान में है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से उन्होंने उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 15 मार्च 1947 में लिखा था और उसके माध्यम से बाबा साहब हमारे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमारे अपने लोगों को, क्योंकि अधिकार केवल कागज पर आने से वो प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं। आप और हम आज ये देख रहे हैं, ये सारी अधिकार तो हमें बहुत सारे मिले, लेकिन उस अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते रहे, समझ रहे हैं। और ये जो अधिकार है, ये पनपने चाहिए, ये अधिकार लोगों तक पहुंचने चाहिए। इस अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन उस अधिकार को, वो कितने भी बड़े हो, कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि आज आप और हम, जो गलतियां हमसे हो गई है, क्योंकि हम ही हमारे अपने लोगों को हमारा संविधान समझाने में वो तो नहीं समझाए, लेकिन हम भी अकार्यक्षम रह गए हैं। उसी का नतीजा आज हम और आप भी भुगत रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त भी हमारे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट एंड माइनॉरिटीज का जो ड्राफ्ट लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, वो व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया, कि फ्री इंडिया में आजादी के बाद हमारे अपने लोगों को अधिकार, उनका संरक्षण, वो अच्छी जिंदगी जिए, उन्हें सारे जो जो फाइनेंशियल जो उनके जो विषमता है आर्थिक, उससे बाहर आए। इसीलिए बाबा साहब ने वो जो ड्राफ्ट लिखा था, वो स्टेट एंड माइनॉरिटीज, उसमें बाबा साहब लिखते हैं, द एग्रीकल्चर शैल बी अ स्टेट इंडस्ट्री। ये पहला ही वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ साथियों। देखिए बाबा साहब ने तब लिखा, द एग्रीकल्चर शैल बी अ स्टेट इंडस्ट्री। मैंने इसीलिए कहा कि आज आज गणतंत्र दिवस के बाद क्या एक गण का राज्य रह गया है? आज ये जो एग्रीकल्चर है, जो स्टेट का विषय था, जिसको स्टेट ने हैंडल करना चाहिए था, उसके ऊपर बाबा साहब ने तब भी लिखा था। उस स्टेट का जो अधिकार था, उसके ऊपर आज किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है और क्या परिस्थितियां पैदा की जा रही है, ये आप तो और मैं ज्यादा, क्योंकि आप आंखों देखा हाल रोज उसका देख रहे हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर का विषय था कि बाबा साहब तभी भी कहते, द एग्रीकल्चर शैल बी अ स्टेट इंडस्ट्री, वो राज्य की इंडस्ट्री रहने चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शैल बी ऑर्गेनाइज ऑन द फॉलोइंग, और वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, उसके भी बाबा साहब डायरेक्शन देते हैं। द स्टेट शैल डिवाइड द लैंड acquired into farms of standard size and let out the farms for civilization to resident of the village as tenants made up of group of families to cultivate on the following condition। यानी बाबा साहब उस लैंड का भी, जो सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास जो लैंड होगी, वो कल्टीवेशन की लैंड अलग और रेसिडेंस के लिए, जिसे हम एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, इस तरह से उसका विभाजन करके लोगों को, द फार्म शैल बी कल्टीवेटेड इन अ कलेक्टिव फार्म, और जो फार्मिंग रहेगा वो कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए, वो कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब को पता था हमारे अपने लोगों के पास कुछ नहीं था, मजदूरी के सिवा कुछ नहीं था, दो हाथ और दो पैर लेके हम चले जा रहे थे। आज भी वी द पीपल ऑफ डिनोटिफाइड नोटिफाइड ट्राइब्स आर सेइंग, वी द पीपल ऑफ लैंडलेस, होमलेस, educationless, having the stigma of criminality, are still wondering after the independence of 73 years also। यह स्थिति बाबा साहब को पता थी हमारे लोगों की, इसलिए बाबा साहब ने ये कहा था, द फार्म शैल बी कल्टीवेटेड इन द कलेक्टिव फार्म, द शैल बी कल्टीवेटेड अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड डायरेक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसके ऊपर हमारे अपने डायरेक्शन दे कि किस तरह से किया। द टेनेंट शैल शेयर अमंग देमसेल्फ इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड द produce of the farm left after the payment of charges properly liable on the farm। यानी जो लोग ये कर सकते हैं, उसके माध्यम से जो सरकार की जो महसूल है, जो फीस है, वो भर सकते हैं, उस तरह से फिक्स करनी चाहिए। द लैंड शैल बी लेट आउट द विलेजर्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट और क्रीड,
in such a manner that there will be no landlord, no tenant, no landless labor. ये सबसे बड़ी बात है सर। वहां देखिए कितने बड़े प्रिंसिपल थे, लेकिन क्या हुआ, सरकार यह एक्सेप्ट नहीं किया गया। नहीं तो हमारे अपने लोग आज भी करोड़ों करोड़ों लोग आज हमारे हाथ के ऊपर और पीठ के ऊपर सारा संसार का बोझा लेकर घर घर दार दार नहीं घूमते, और उन्हीं को इस देश की सरकारों ने प्रवासी मजदूर कह के पैदल चलाने के लिए मजबूर किया। ये आपने देखा कोरोना काल में अपने ही देश के लोगों को प्रवासी मजदूर बना दिया गया। जैसे क्या वो कहीं बाहर से आए थे, किस तरह से, तो बाबा साहब ने इन लोगों के लिए ये सारी अमेंडमेंट्स करने के लिए वहां पर इतनी कि कोई लैंडलॉर्ड ना पड़े, कोई लैंडलॉर्ड ना पड़े। द लैंड शुड बी लेट आउट द विलेजर्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ अ कास्ट और क्रीड and in such a manner that there will be no landlord, no tenants and no landless. देखिए कितनी बड़ी बात, हमें हमारे तक ये बातें पहुंचाई नहीं गई, हमारे तक समझाई नहीं गई, हमें किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं कि हमारे अपने बाबा साहब ने किस तरह से मतलब शेड्यूल कास्ट और बाकी जो लोग हैं हमारे एसटी, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारे सुझाव सरकार को दिए थे। द स्टेट बी एंटाइल्ड टू लेवी द फॉलोइंग चार्जेस ऑन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म, अ पोर्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी वो रेवेन्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में वो सारी बातें बाबा साहब ने अपने इसमें बताई थी। इसके पीछे कुछ खास कारण थी। The main purpose behind the clause is to put an obligation on the state to plan the economic life of the people. यानी जो हमारा आर्थिक जीवन है, वो आर्थिक जीवन समृद्ध करने के लिए economic life of the people on lines which would lead to the highest point of the productivity without closing avenue to private enterprises and also provide for the equitable distribution of the. देखो हमारे देश की संपत्ति का किस तरह से विवरण होना चाहिए। आज हम भी कई बार बातें करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं, हमने शिक्षा नीति पे भी बात की, समान शिक्षा समान सुविधा कहाँ मिल रही है, समान जो सिलेबस कहाँ मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल। लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त आर्थिक क्षेत्र में भी ये जो हमारा जो हिस्सेदारी है, हमारे वामन दादा कर्डक और टाटा बाठा कुठा है वो आमची संपत्ति, इस तरह से गाने उस वक्त गाए जाते थे साथियों। वो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर वो सारे गीत गाए जाते थे। द प्लान सेट आउट इन द क्लास पर्पस स्टेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर विथ ए कलेक्टिव वाइज मेथड इन कल्टीवेशन, यानी जो कलेक्टिव फार्मिंग की बात करते, यानी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेट सोशलिज्म in the industry in place securely on the shoulders of the state obligation to supply capital necessary agriculture as well as the industry. इतना ही नहीं, वो कहते ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तैयार करने के लिए, इसमें अच्छा से अच्छा विकास होने के लिए सरकार को फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस है वो सरकार ने देने चाहिए, वो किसी के भरोसे पे नहीं रहनी चाहिए। उसकी मतलब जो लॉ है उसमें भी इस तरह का प्रोविजन करना चाहिए, किसी के मुंह के तरफ उन्हें देखना ना पड़े। इस तरह की बातें बाबा साहब ने कही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो स्टेट सोशलिज्म की वजह से जो देश आगे बढ़े हैं, क्योंकि स्टेट सोशलिज्म में वेलफेयर की संकल्पना है। स्टेट सोशलिज्म जो काम करता है ये वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए करता है, और कैपिटलाइजेशन उसका शोषण करने के लिए करता है साथियों। और यही नहीं, बाबा साहब ये भी चाहते, ऐसा नहीं कहा बाबा साहब ने कभी कहीं कि ग्रोथ जो है वो ग्रोथ जो है वो भी इतना ही फास्ट होना चाहिए, और फास्ट ग्रोथ के लिए क्या क्या बातें करनी चाहिए, कौन से सेक्टर खास करके जो नेचुरल रिसोर्सेस है, बाबा साहब सिंह नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी इस देश में, उस नेचुरल रिसोर्स में ऊपर इस देश के ये जो सामान्य हमारी जनता है,
जिनके पास कुछ नहीं, जिनको हजारों सालों से सत्ता, संपत्ति, शिक्षण और स्वयं से वंचित किया गया था, ऐसे पूरे वंचित समुदाय को भागीदारी हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में ये सारे के सारे रिकमेंडेशन उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लिखी थी। सहकारियों, ऐसा ये सहकार पनपने के लिए, क्योंकि इस सहकार के माध्यम से आर्थिक विषमता तो दूर होगी, लेकिन आर्थिक विषमता के साथ-साथ जो उस मॉन्स्टर ने हमारे अंदर दीवारें खड़ी की है, उस मॉन्स्टर की जो दीवारें जिसे हम क्रिपल डिसीज कहते हैं, उस कांच की दीवारें भी तहस-नहस होगी। एक नया समृद्धशाली भारत, एक नया समृद्धशाली गौरवान्वित भारत जो महान अशोका ने अपने काल में तैयार किया था, निर्माण किया था, वो नया भारत अगर हम आज भी हमारे अपने लोगों को इस सहकार की जानकारी, इस सहकार के प्रिंसिपल बता दे, तो यह आज भी संभव है, क्योंकि जो 2300 साल पहले संभव हुआ, वो अब भी संभव हो सकता है। और इसके सारे उदाहरण दुनिया भर में सारे नॉर्डिक कंट्रीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस द स्टेट सोशलिज्म। कि सारे के सारे पूरे विश्व में जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज है, उनका अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, वेलफेयर सेक्शन में तो सबसे ज्यादा खुशहाली है, आनंदी है, प्रोग्रेसिव है, हर क्षेत्र में है। और उसके दूसरी विपरीत जो बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट लोग कहते थे, बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट के प्रिंसिपल वो आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल के पैंडेमिक में किस तरह से धारा तीर्थ हो गए थे, कितनी उनकी बुरी हालत हो गई थी, ये आपने देखा है। इसीलिए इस स्टेट सोशलिज्म का और ये सहकार के माध्यम से एक अच्छा भारत निर्माण करने के लिए आप सभी का सहकार की आवश्यकता है। सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो साहिर लुधियान जी का गाना साथ ही हाथ बटाना साथ ही रे, इसको सभी लोग एक बार अच्छी तरह से सुने और साथ साथ चले और इस नया भारत का निर्माण करने में आप सभी योगदान दें। एंड एट द लास्ट आई एंड माय दिस लेक्चर विथ द स्लोगन ऑफ महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, महान अशोका का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। जय हिंद, जय जय भारत, जय संविधान, जय भीम एंड थैंक्स टू ऑल एंड ओवर टू एडवोकेट